गुड मॉर्निंग। कल दिन भर में हमने जो सेशन कंडक्ट किया जिसमें वेरियस टॉपिक्स डिस्कस किए, आई होप आप लोगों ने वो घर जाके थोड़ा सा रिवाइज किया होगा और जो चीज़ों में डाउट्स है वो डाउट्स आपने टिक किए होंगे। तो किसी को कुछ डाउट है कि जो हमने कल पढ़ा उसमें सर ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है या फिर इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझा, ऐसा कुछ? अगर है तो उस अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे और अगर डाउट नहीं है तो हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। पहिली गोष्ट बघितलं होतं कधी? तो कुछ डाउट जिन जिन लोगों ने देखा कि हमने आज कुछ अलग चीज़ पढ़ी तो उसमें क्या चीज़ कंफ्यूजिंग थी या फिर ये टॉपिक मुझे लेक्चर में समझ में नहीं आया था तो एग्जैक्टली वो क्या है? ओके, अभी नेक्स्ट इज कल आप लोगों को क्या समझ में आया उसके लिए मैं एक सिंपल सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो ये जो है ये रूम है, इस रूम के डोर के बाहर मैंने एक अलार्म इंस्टॉल किया है। वो ऑन होगा, कब ऑन होगा? जब इस रूम में फायर इग्नाइट होगी, दैट मीन्स फायर डिटेक्ट होगी। तो क्या है? सिंपल प्रॉब्लम डेफिनेशन है कि जब इस रूम में फायर इग्नाइट होगी तो बाहर अलार्म ऑन होगा, दैट विल इंडिकेट कि अंदर फायर इग्नाइट हो गई है। तो ये सिस्टम कैसे डिजाइन करूं? क्या लगता है आपको क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए इसके लिए? स्मोक डिटेक्टर चाहिए, बाहर बजर कनेक्ट करना है तो बजर चाहिए। तो स्मोक डिटेक्टर कहाँ पे इंस्टॉल करोगे आप? सेंटर ऑफ द रूम। ओके, और कुछ? काय म्हटले? 4 कोपऱ्यांना 4 लावले. वेरी गुड, बिकॉज एवरी सेंसर हैज इट्स ओन सेंसिंग एरिया। अगर मैंने सेंटर में वो सेंसर इंस्टॉल किया तो वो जो सेंसर है वो सेंसर उसी पर्टिकुलर एरिया जो उसका सेंसिंग एरिया है डिफाइंड है व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग। सेंसर्स की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, उस वक्त उस सेंसर की एक रेंज डिसाइड की जाती है और वो रेंज को अचीव करने के लिए वो सिस्टम डिज़ाइन होती है, सेंसर डिज़ाइन होता है। तो हर एक सेंसर की अपनी एक सेंसिंग रेंज होती है। तो मैंने अगर सेंटर में प्लेस किया तो वो सारे रूम को कवर नहीं करेगा, तो वो सेंटर पार्ट को ही उतना ही एरिया, सपोज हम कहेंगे कि 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल है उसी को वो कवर कर सकता है, या फिर रेंज बढ़ी तो वो 5 सेंटीमीटर। तो उस एरिया में जब फायर इग्नाइट होगा तो ही वो सेंटर का सेंसर जो उसे सेंस करेगा। अगर फायर यहाँ पे आया तो वो सेंसर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें प्रोबेबल जो रूम है उस रूम का स्ट्रक्चर देखना है और उस अकॉर्डिंगली रूम का एरिया देखना और उस अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि हमें कितने सेंसर्स रिक्वायर्ड है। मैंने अगर यहाँ पे एक सेंसर प्लेस किया तो दैट सेंसर विल प्रोबेबली कवर दिस एरिया। यहाँ पे प्लेस किया तो वो इस एरिया को कवर करेगा। अभी ये एरिया जो है ना ये सेंसर सेंस कर पाएगा ना ये सेंसर सेंस कर पाएगा, तो यहाँ पे भी आपको एक सेंसर प्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सेंसर्स की काउंटिंग जो है वो पहले फाइनलाइज करनी है। सपोज कि आपने जब कैलकुलेशन किया तो आपको ऐसा मिला कि हमारे पास 15 सेंसर्स रिक्वायर्ड है, 15 सेंसर्स आर रिक्वायर्ड। मतलब इनपुट डिवाइसेस कितने हो गए? 15। 15 सेंसर्स है तो इनपुट डिवाइसेस आर 15 और आउटपुट डिवाइस कितने होंगे? आउटपुट डिवाइस एक, मेजर आउटपुट डिवाइस एक है जो अलार्म जो हम बाहर इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ इंडिकेशन चाहिए कि सिस्टम ऑन हुई है या नहीं, वो स्टेटस आपको चेक करना है, तो उसके लिए आप कुछ इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। मतलब एलईडी यूज कर सकते हो, ग्रीन एलईडी, रेड एलईडी,
ग्रीन एलईडी जो है वो नॉर्मल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा, रेड एलईडी ऑन होगा तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस तरीके से आप इंडिकेशंस के लिए आउटपुट्स को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, अभी 15 सेंसर्स आ गए। अभी हमें पता चल गया कि 15 सेंसर्स है, एक आउटपुट है। तो मुझे अभी पीएलसी को सिलेक्ट करना है, पीएलसी को सिलेक्ट करना है। दिस इज द सिंपल क्राइटेरिया और बेसिक क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीएलसी। तो मेरे पास 15 सेंसर्स है, तो मुझे कितने टर्मिनल्स चाहिए? कम से कम उस पीएलसी को इनपुट मॉड्यूल में कितने टर्मिनल्स चाहिए? कितने चाहिए होंगे? कम से कम 15, क्योंकि मेरे पास बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो 15 टर्मिनल्स की है। तो अभी जो पीएलसी है, पीएलसी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड पीएलसी, दूसरा होता है मॉड्यूलर पीएलसी। तो फिक्स्ड पीएलसी का मतलब क्या होता है कि उस पीएलसी में एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आपको इनपुट मॉड्यूल मतलब इनपुट टर्मिनल्स भी मिलेंगे, आउटपुट टर्मिनल्स भी मिलेंगे और सीपीयू भी मिलेगा। तो उसका जो है वो उसकी लेयरिंग कुछ इस तरीके से होती है। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स्ड पीएलसी। ये स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर देखो यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, और अपर साइड देयर आर टर्मिनल्स, यहाँ पे भी टर्मिनल्स होते हैं। ये जो है ये स्क्रूज होते हैं ऐसे। दिस इज इनबिल्ट इन सेम स्ट्रक्चर, सेम थिंग इज यहाँ पे लाइकवाइज। ओके, उसके बाद यहाँ पे होता है एक सिग्नलिंग बोर्ड। सिग्नलिंग बोर्ड मतलब क्या? इस मॉड्यूल का काम है कि जो पीएलसी के अंदर जो कुछ भी सिग्नल कम्युनिकेशन होगा वो सिग्नलिंग बोर्ड विल हैंडल इट। उसके बाद यहाँ पे कुछ एलईडीज मिलेंगे, यहाँ पे कुछ एलईडीज मिलेंगे। ये जो ऊपर की जो एलईडीज है इट रिप्रेजेंट्स इनपुट टर्मिनल्स, और ये नीचे वाले एलईडीज जो है इट रिप्रेजेंट्स आउटपुट टर्मिनल्स। अभी अगर ये फिक्स्ड पीएलसी आप यूज करोगे, अभी वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट की मेरे पास 15 टर्मिनल्स है। 15 टर्मिनल्स के लिए मुझे ये फिक्स्ड पीएलसी यूज करना है या दूसरा टाइप है मॉड्यूलर पीएलसी। मॉड्यूलर पीएलसी का मतलब क्या होता है? तो इस मॉड्यूलर पीएलसी में ये सीपीयू सेक्शन सेपरेट होगा। उसके बाद जो हमने मॉड्यूल्स कल डिस्कस किए, इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल, तो वो इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल इस तरीके से सेपरेटली कनेक्ट होते हैं लाइक दिस। इसका मतलब है दिस इज सेपरेट सीपीयू, इस सीपीयू के साथ ये मॉड्यूल कनेक्ट किया, मतलब इस सीपीयू की इनपुट मॉड्यूल कनेक्ट किया, तो इनपुट टर्मिनल्स की कैपेसिटी कितनी हो गई? 32। उसके बाद मैंने सेकेंड मॉड्यूल कनेक्ट किया तो और 32 हो जाएगा, और 32, मतलब इस तरीके से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसे कहा जाता है मॉड्यूलर पीएलसी। और ये जो है ये फिक्स्ड पीएलसी। अभी ये फिक्स्ड पीएलसी में होता क्या है कि ये जो टर्मिनल्स है ये टर्मिनल्स फिक्स्ड होते हैं। अभी मुझे अगर 15 इनपुट टर्मिनल्स चाहिए, तो अगर ये फिक्स्ड पीएलसी में मुझे 15 इनपुट टर्मिनल्स मिल रहे हैं, तो आपको मॉड्यूलर पीएलसी को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है ये एक स्मॉल स्केल एप्लीकेशन है। तो वो स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए ये फिक्स्ड पीएलसी इज कंफर्टेबल। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि अब मुझे जो आईओ टर्मिनल्स चाहिए उतने आईओ टर्मिनल्स उस पीएलसी को अवेलेबल है या नहीं। दिस इज वेरी बेसिक थिंग। उसके बाद वो जो सेंसर्स है, वो सेंसर्स से जो डेटा आने वाला है, उस डेटा का साइज जो है वो आपको एग्जामाइन करना है कि वो डेटा का साइज, कुछ सेंसर्स एनालॉग होंगे, कुछ सेंसर्स डिजिटल होंगे। डिजिटल होंगे तो सिंगल बिट में होगा, अगर एनालॉग होगा तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, तो उस मेमोरी के अकॉर्डिंगली, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको एक पीएलसी इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि उसकी मेमोरी साइज जो है वो उस अकॉर्डिंगली रहे। मतलब अगर आपको 5 किलोबाइट 5 KB इतनी मेमोरी जो है वो डेटा स्टोरेज के लिए चाहिए, तो अगर आपने 10 KB का पीएलसी सिलेक्ट किया तो इट विल वर्क प्रॉपरली। और अगर आपको 10 KB की मेमोरी चाहिए और आपने एग्जैक्टली 10 KB ही यूज कर लिया, तो कई बार हो सकता है कि कई एप्लीकेशंस में कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट पे
ये 10 kb रिक्वायर्ड है और आपने 10 kb ही यूज किया एग्जैक्ट, तो वो कुछ हद तक कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि आपने एकदम बाउंड्री पे आपने जो रिक्वायरमेंट थी उसी अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट किया। तो आपको क्या करना है, ये 10 kb की जगह यू सिलेक्ट 20 kb। तो थोड़ा सा जो डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी, डेटा हैंडलिंग एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पे फ्री हो जाता है। और इन केस फ्यूचर में अगर आपने सेंसर्स चेंज कर दिए और वो सेंसर्स जो है वो कुछ पिछली बार 5 kb का डेटा देते थे, या फिर हम कहेंगे कि उसको 4 बिट्स रिक्वायर्ड थे, अभी जो सेंसर हमने इंस्टॉल किया उसको 8 बिट चाहिए, तो मेमोरी साइज बढ़ जाएगी। तो उस केस में ये जो है ये बफर मेमोरी का काम करेगा। तो नहीं तो क्या होगा, 10 kb का आपने यूज किया था और आपने अगर सेंसर चेंज कर दिया तो उसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पीएलसी भी उस वक्त चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पीएलसी डोंट हैव दैट मच मेमोरी साइज टू स्टोर और टू हैंडल दैट डेटा। तो इस तरीके से आपको सिंपल चीजें हैं, दिस आर दी सिंपल क्राइटेरियाज टू सिलेक्ट द पीएलसी। तो वेरी फर्स्ट थिंग, आपको आईओ टर्मिनल्स कितने चाहिए वो सिलेक्ट करो, आपको मेमोरी बिट्स कितने चाहिए वो सिलेक्ट करो। उसके बाद सेंसर्स से जो आने वाला डेटा है वो एनालॉग है, डिजिटल है, तो उस अकॉर्डिंगली पीएलसी सिलेक्ट करो कि दैट पीएलसी कैन हैंडल एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा और बोथ दैट थिंग्स यू हैव टू कंसीडर। उसके बाद यू हैव टू कंसीडर द स्पीड, कि वो एप्लीकेशंस के लिए आपको, वो एप्लीकेशन के लिए आपको कितना स्पीड रिक्वायर्ड है। और अगर आपको हाई स्पीड एप्लीकेशन है ये, तो आपको ये जो पीएलसी है ये पीएलसी थोड़ा सा हाई स्पीड प्रोवाइड करने वाला चाहिए, मतलब उसकी जो स्कैनिंग साइकिल है वो स्कैनिंग साइकिल हाई चाहिए, मतलब 1/0.1 इस तरीके से होगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 1 मिलीसेकेंड रिक्वायरमेंट है, मतलब एक साइकिल आपने जो कुछ भी प्रोग्राम लिखा है उसकी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर्स 1 मिलीसेकेंड। और अगर आपको उससे भी फास्ट करना है तो आपको ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग कम करो, 1 मिलीसेकेंड की जगह आप क्या कर सकते हो, 0.5 मिलीसेकेंड। तो उस अकॉर्डिंगली आपको पीएलसी को सिलेक्ट करना है। ओके, तो वो 10-15 सेंसर्स आपने कनेक्ट किए, बाहर अलार्म कनेक्ट किया, आपने ये पीएलसी सिलेक्ट किया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, पीएलसी जो है पीएलसी हमने एक जगह, एक इस साइड में मैंने कंट्रोल रूम में बनाया और वहां पे मैंने वो इंस्टॉल किया। तो क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप, कि जितने भी 15 सेंसर्स हैं उनसे जो टर्मिनल आ रहे हैं वो टर्मिनल्स आप कहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे। उसके बाद जो आउटपुट है, आउटपुट का भी टर्मिनल आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे। उसके बाद क्या करना है, हमने इंटरफेसिंग तो कर लिया, वायरिंग कर लिया। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है कि जब कभी भी कहीं पे भी फायर इग्नाइट होती है तो अलार्म तुरंत बजना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन मुझे पीएलसी को देनी पड़ेगी कि जो इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है उनमें से किसी एक इनपुट डिवाइस ने भी सिग्नल दिया कि देयर इज फायर, एट दैट टाइम इस पीएलसी ने तुरंत आउटपुट मतलब अलार्म को सिग्नल देना शुरू करना चाहिए। ये जो है ये इंस्ट्रक्शन है, यही एग्जीक्यूशन है। तो ये हमें पीएलसी को बताना, तो उसके लिए हमें क्या डिजाइन करना पड़ेगा, सिंपल लैडर प्रोग्राम। तो लैडर प्रोग्राम डिजाइन करते वक्त अभी ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो में 15 जो कुछ भी 15 इनपुट डिवाइसेस है या फिर 15 स्मोक डिटेक्टर्स है, उनमें से कितने स्मोक डिटेक्टर ने सिग्नल दिया तो अलार्म ऑन होना चाहिए, क्या लगता है आपको? मिनिमम एक या फिर सारे के सारे। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई आइदर और। ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब कंपलसरी कंडीशन मतलब क्या, जितने 15 स्मोक डिटेक्टर्स हमने इंस्टॉल किए हैं, कंपलसरी का मतलब होता है कि जब सारे के सारे स्मोक डिटेक्टर्स सिग्नल देते हैं तो ही अलार्म ऑन होगा। दिस इज द कंपलसरी कंडीशन। एंड आइदर और कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो 15 स्मोक डिटेक्टर्स है तो उसमें से किसी एक स्मोक डिटेक्टर ने भी सिग्नल दिया तो भी आउटपुट क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। मतलब इस कोने में अगर फायर इग्नाइट होती है तो यही सिग्नल देगा, यही सेंसर सिग्नल देगा, बाकी सेंसर सिग्नल्स नहीं देंगे, तो उस केस में भी अलार्म को ऑन होना चाहिए।
तो ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन लैडर डायग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करो। हमने कल रूल्स भी लिखे और कुछ बेसिक प्रोग्राम्स भी हमने डिजाइन किए। तो अभी एक सिंपल प्रैक्टिकल सिनेरियो हमने डिस्कस किया। अभी ये प्रैक्टिकल सिनेरियो मुझे प्रैक्टिकली प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है ताकि सिस्टम उस अकॉर्डिंगली काम करे। तो उस केस में आप जो 15 सेंसर्स है, उन 15 सेंसर्स के लिए जो 15 इंस्ट्रक्शंस आप यूज करोगे, तो वो इंस्ट्रक्शंस कैसे कनेक्ट करनी पड़ेगी। इट शुड बी पैरेलल, बिकॉज हर एक सेंसर इंडिविजुअल पाथ को डिफाइन करेगा, क्योंकि ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है। और अगर मैंने कहा कि सारे के सारे सेंसर्स जब ऑन होंगे तो ही अलार्म बजना चाहिए, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, सारे सेंसर्स को सीरीज में कनेक्ट करो। तो इस तरीके से सिनेरियो को समझो, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या दी है उसको जज करो कि ये आइदर और कंडीशन है या फिर कंपलसरी कंडीशन है, एंड उस अकॉर्डिंगली ट्राई टू इंप्लीमेंट इट इनटू द लैडर डायग्राम। ठीक है, ओके। अभी कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूवते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल है सिंपल कि आप अभी 3rd ईयर में हो, तो लास्ट ईयर में आपका एक सिंपल प्रोजेक्ट सिलेक्शन होता है। ओके, अभी उस प्रोजेक्ट सिलेक्शन में जो है एक पैनल होता है, डिपार्टमेंट का एक पैनल होता है, उसमें एचओडी होते हैं। उसके बाद हम एक पैनल डिजाइन करते हैं कि एचओडी है, उसके बाद 2 सीनियर फैकल्टीज है और 1 जूनियर फैकल्टी, ऐसे 4 लोगों का पैनल है। और ये 4 लोग क्या करने वाले हैं, आपका प्रोजेक्ट टाइटल फाइनलाइज करने वाले, कि आप जो कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो प्रेजेंटेशन को सुन के ये पैनल आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने वाला है। तो इसका एक सिंपल सिनेरियो में बताता हूं कि जब एचओडी एक्सेप्ट्स योर कंसेप्ट, कि इंडिविजुअल एचओडी ने आपका कंसेप्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो इन स्पाइट ऑफ अदर्स ओपिनियन, बचे हुए जो फैकल्टीज है उनका ओपिनियन यस हो या नो हो, आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा। दिस इज वेरी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कि इफ एचओडी रिजेक्ट्स योर कंसेप्ट, कि एचओडी ने आपका कंसेप्ट रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में देयर इज सम कंडीशन, देयर इज सर्टेन कंडीशन कि उस केस में भी आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो सकता है। तो वो क्या है, इफ एचओडी डिनाइज, तो बचे हुए जो 3 फैकल्टीज है उसमें से 2 फैकल्टीज कौन से है, सीनियर 1 सीनियर 2। तो सीनियर 1 सीनियर 2 में से कोई भी एक फैकल्टी सीनियर फैकल्टी एक्सेप्ट करता है और कंपलसरी जूनियर फैकल्टी एक्सेप्ट करता है आपका कंसेप्ट, तो आपका प्रोजेक्ट सिलेक्टेड, एंड इन ऑल अदर कंडीशंस प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। प्रॉब्लम समझ में आया। 4 पैनल्स है, 4 मेंबर्स है पैनल्स के, एक है एचओडी, 2 सीनियर फैकल्टीज, 1 जूनियर फैकल्टी। तो इफ एचओडी इंडिविजुअली एक्सेप्ट्स योर प्रोजेक्ट, तो in spite of others' opinion your project is selected, and if HOD denies, then in that case out of these 2 senior faculties any one senior faculty accepts and compulsory junior faculty accepts, your project is selected। तो ये हमें अभी डिजाइन करना है लैडर डायग्राम। दिस इज द प्रैक्टिकल सिनेरियो। ये नॉन टेक्निकल सिनेरियो, लेकिन हमें इसको समझ के टेक्निकल में कन्वर्ट करना है और उसको लैडर डायग्राम में कन्वर्ट करना, डिजाइन करना। ठीक है, करो ट्राई। जो प्रोजेक्ट है ऐसा मैंने आपको बोला। उसके बाद इनपुट्स कितने हैं, स्विच 1 जो एचओडी हमने कंसीडर किया, उसके बाद स्विच 2 जो सीनियर फैकल्टी 1 कंसीडर किया, S3 जो सीनियर फैकल्टी 2 हमने लिखा या फिर डिस्कस किया, उसके बाद ये S4 ये जूनियर फैकल्टी। ठीक है, अभी सिंपल इसको मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता कि ये लाइट जो है ये ऑन होगा, कब होगा, जब S1 ऑपरेट होगा। S1 प्रेस किया, लाइट 1 ऑन हो जाएगा। उस केस में S2, S3, S4 इनकी पोजीशन क्या है, इट डजंट मैटर। इंडिविजुअल S1 प्रेस किया, लाइट ऑन हो गया।
यही है कि इंडिविजुअल एचओडी हैज एक्सेप्टेड योर कंसेप्ट, प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड। तो उसको कैसे करोगे? ये सिंपल, ये S1 और ये आपका प्रोजेक्ट या फिर लाइट हो जाएगा सिलेक्ट डायरेक्ट। ओके, अभी इफ S1 इज नॉट प्रेस्ड, S1 प्रेस नहीं किया, यहां पे S1 प्रेस किया मतलब क्या होगा? ये पहले ओपन था, S1 प्रेस करने के बाद ये क्या हो जाएगा? क्लोज। ओके, अभी ये S1 प्रेस नहीं किया, ये कैसे होगा? S1 इज नॉट प्रेस्ड, या फिर हम कहेंगे HOD हैज रिजेक्टेड द प्रोजेक्ट। ओके, अभी हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इसमें एनी वन switch from S2 and S3 is pressed, not both। यही हमने बोला कि there are two senior faculties, senior 1, senior 2। any one senior faculty accepts project and junior faculty accept project, then your project is selected। तो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे कहेंगे कि any one switch from S2 or S3 is pressed and S4 is pressed, light will be on, otherwise light will be off। ठीक है, तो एनी वन मतलब क्या? एनी वन मतलब एक तो S2 या फिर S3, दोनों नहीं, दोनों नहीं। अभी इस केस में ऐसा कंसीडर करो कि S2 प्रेस किया तो S3 प्रेस नहीं किया, तो वो भी इसमें डालना पड़ेगा। S2 प्रेस किया मतलब सीनियर 1 फैकल्टी हैज एक्सेप्टेड, इसका मतलब है सीनियर 2 रिजेक्टेड। या फिर S2 प्रेस किया, S3 प्रेस नहीं किया, तो इसको जैसे हमने डिफाइन किया कि S1 प्रेस किया तो ये, S1 प्रेस नहीं किया तो ये। तो S2 प्रेस किया, S3 प्रेस नहीं किया, तो वो कैसे करोगे? देखो ये ऐसे, इस पाथ में से अभी S1 प्रेस नहीं किया तो सिग्नल यहां से इस साइड आ जाए। नेक्स्ट क्या है? S2 प्रेस कर दिया, प्रेस किया तो ये ओपन का हो गया क्लोज, तो सिग्नल इस साइड से इस साइड पास हो जाए, सिग्नल इस साइड से इस साइड पास हो जाएगा। S3 प्रेस नहीं किया तो ये क्लोज ही रहेगा, तो सिग्नल इस साइड आ गया। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है? S4 या फिर जूनियर फैकल्टी ने कंपलसरी हाँ कहना चाहिए। इट मींस दैट S4 शुड बी प्रेस्ड, तो S4 प्रेस करना है, तो ये S4 प्रेस किया। S4 प्रेस किया मतलब क्या? बाय डिफॉल्ट ये ओपन रहेगा, प्रेस करने के बाद वो सिग्नल को पास करेगा। ये फर्स्ट थिंग। अभी ये HOD रिजेक्ट्स के नीचे ये आ गया। अभी यहां पे हमने क्या कंसीडर किया था? S2 प्रेस किया, S3 प्रेस नहीं किया। इसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी? S3 प्रेस किया, S2 प्रेस नहीं किया, या फिर सीनियर फैकल्टी 2 ने सिलेक्ट किया, 1 ने सिलेक्ट नहीं किया। तो वो कैसे लिखोगे? ये S2 प्रेस नहीं किया और ये S3 प्रेस किया, तो ये यहां पे डालो और ये ऐसे कनेक्ट कर दो। ओके, अभी इसमें सिर्फ आपको ये S1 जो है, S1 की जगह लिखना है HOD। ये जो है ये सीनियर 1, सीनियर 2 और ये जूनियर, ये प्रोजेक्ट। ठीक है, हो गया? समझ में आ गया ये?
ओके, अभी स्टेयरकेस वायरिंग पता है? स्टेयरकेस वायरिंग में होता क्या है कि ये बेस, ये स्टेयरकेस, ये अपर साइड। अभी यहां पे एक होता है स्विच 1 और यहां पे होता है स्विच 2। तो अगर पर्सन जो है वो पर्सन ऊपर जाना चाहता है तो ये स्विच को ऑपरेट करेगा, लाइट ऑन होगा। यहाँ पे है लाइट है, या फिर बल्ब, ये बल्ब ये ऑन किया या फिर ये स्विच ऑपरेट किया, ये बल्ब ऑन होगा, ये पर्सन ऊपर जाएगा। ओके, ऊपर गया। अभी इसे इस बल्ब को क्या करना है? ऑफ करना है। तो वो इस स्विच को ऑपरेट करेगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। फिर से उसको ऊपर से पर्सन को नीचे आना है तो वो इस स्विच को ऑपरेट करेगा, बल्ब ऑन होगा, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद इस स्विच को ऑपरेट करेगा, बल्ब ऑफ होगा। जिसे कहते हैं स्टेयरकेस वायरिंग या फिर स्टेयरकेस लाइटिंग सिस्टम। क्या किया है? पर्सन यहां पे है। अभी सपोज कंसीडर करो कि ये बल्ब ऑफ है, बल्ब ऑफ है। ये पर्सन यहां पे आया, यहां पे आने के बाद उसने इसको ऑपरेट किया, इसे ऑपरेट नहीं किया। सोचो क्या हो रहा है? इनिशियली बल्ब इज ऑफ, नाउ पर्सन इज अवेलेबल हियर, नाउ दैट पर्सन हैज ऑपरेटेड दिस स्विच S1, S2 को ऑपरेट नहीं किया, फिर भी बल्ब को सप्लाई मिल गया। उसने ऑपरेट किया S1 को, S2 को ऑपरेट नहीं किया, बल्ब ऑन हुआ। सेकेंड कंडीशन, जब उसको ऊपर से नीचे आना है तो वो क्या करेगा? S2 को ऑपरेट करेगा, S1 को ऑपरेट नहीं करेगा, फिर भी बल्ब ऑन हो। इसको कैसे इंप्लीमेंट करो? कैसे करोगे? सिंपल थिंग, ये बल्ब की जगह अभी ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मैंने लिखा, ये S1 की जगह मैंने लिखा सीनियर फैकल्टी 1, S2 की जगह लिखा सीनियर फैकल्टी 2। तो क्या हो रहा है? ये प्रोजेक्ट कब ऑन हो रहा है? जब एक तो सीनियर 1 या फिर सीनियर 2 हाँ कह रहे हैं, मतलब एक तो S1 या फिर S2 दोनों में से कोई भी एक प्रेस हो रहा है। जब दोनों ऑपरेट करेंगे तो बल्ब ऑन नहीं होगा। तो उसमें भी कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? ये कॉम्बिनेशन। इसमें वो क्या रहा है? आप दोनों में से कोई भी एक स्विच को ऑपरेट करते हो, दूसरे स्विच को ऑपरेट नहीं करते, तो बल्ब ऑन होता है। उसमें दो केसेस है मेरे पास। अगर दो स्विच है S1 S2, तो जब दोनों जीरो है इसका मतलब क्या है? दोनों ऑपरेटेड नहीं है। या फिर ये जीरो है, ये 1 है, इसका मतलब है एक स्विच ऑपरेट किया, उसके बाद ये 1 है, ये 0 है, यहाँ पे S2 ऑपरेट किया, यहाँ पे S1 ऑपरेट किया, और यहाँ पे 1 1 है, मतलब दोनों ऑपरेट किए। तो ये दोनों जब ऑपरेट नहीं किए तो भी आउटपुट ऑफ होना चाहिए, और दोनों ऑपरेट किए तो भी आउटपुट ऑफ होना चाहिए। एंड इन दो केसेस में आउटपुट क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब है ये जो है ये ट्रूथ टेबल कहते हैं। ट्रूथ टेबल में 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, या फिर 0 का मतलब होता है नॉट ऑपरेटेड, 1 का मतलब होता है ऑपरेटेड। तो ये 0 को ये S1 के लिए कैसे रिप्रेजेंट करूं? मुझे अभी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन लैडर डायग्राम में इंप्लीमेंट करनी है। कब? मुझे ये आउटपुट ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए S1 की पोजीशन क्या है? 0। S2 की पोजीशन क्या है? 1। अभी हमने रूल्स में एक चीज लिखी है, देखो एक रूल, यूज चेक फॉर 1 इंस्ट्रक्शन टू रिप्रेजेंट, अलग अलग पैरामीटर्स लिखे हैं। यूज चेक फॉर 0 टू रिप्रेजेंट, अलग अलग पैरामीटर्स लिखे हैं। तो उसमें हमने एक पहले ही स्टार्ट किया है कि यूज चेक फॉर 0 इंस्ट्रक्शन टू रिप्रेजेंट लॉजिक 0 लिखा है। तो ये लॉजिक 0 मतलब ये 0, मतलब
जब कभी भी किसी भी पैरामीटर की वैल्यू 0 है और वो अगर आपको लैडर डायग्राम में इंप्लीमेंट करनी है तो उस पैरामीटर की वैल्यू अगर 0 होगी तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? चेक फॉर 0 से, इस इंस्ट्रक्शन से। मतलब अभी इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। उसके बाद अभी ये S2 का स्टेटस क्या है? 1, और ये इसी कंडीशन का पार्ट है, तो इसीलिए इसको आप इंप्लीमेंट करोगे सीरीज में। और अभी S2 की वैल्यू क्या है? 1, तो हमने लिखा है कि यूज चेक फॉर 1 इंस्ट्रक्शन टू रिप्रेजेंट 24 वोल्ट डीसी लॉजिक 1 है उसमें, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1, तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे 1 से, सॉरी चेक फॉर 1 से। ये हो गया इस कंडीशन का इंप्लीमेंटेशन। अभी आउटपुट ऑन इस कंडीशन के लिए भी है, अभी वो कंडीशंस भी यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करनी है। मतलब यहाँ पे जो बल्ब है उस बल्ब को सप्लाई जब वो 1 होगा तो मिलेगा। तो यहाँ पे इस टेबल में हमें क्या दिख रहा है कि ये बल्ब को कितने कंडीशंस के लिए सप्लाई मिल रहा है? 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। तो हमने ये एक पॉसिबिलिटी को इंप्लीमेंट किया। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी सप्लाई यहाँ पे है, तो ये सप्लाई यहाँ पे गया, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी मतलब वो सप्लाई यहाँ से ऐसे जाएगा। तो उसके लिए देखो S1 की वैल्यू उस वक्त क्या है? 1, तो इस केस में S1 को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो। अभी ये S2 की वैल्यू क्या है? 0, तो उस केस में S2 को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और ये यहाँ पे दे दो, और ये जो है ये जाएगा बल्ब को। ठीक है, ये होती है स्टेयरकेस वायरिंग। अभी स्टेयरकेस वायरिंग या फिर 2 वे स्विच, अपने किसी कॉरिडोर में आपने देखा होगा बाहर के कुछ स्विचेस जो है ये ऐसे स्विच है और जिन पे इस तरीके से एरो है। कभी ऑपरेट किए वो स्विच? अगर एक स्विच यहाँ पे है तो ये एरो वाला स्विच अगर आपने ऑन किया तो एक पर्टिकुलर बल्ब ऑन होगा, और जब आप आगे जाओगे तो आगे जाने के बाद सेम स्विच है, जब वो उधर का स्विच ऑपरेट करोगे तो जो बल्ब ऑन हुआ था वो ऑफ होगा। वो होती है स्टेयरकेस वायरिंग या फिर 2 वे स्विच। और उसका लॉजिक कौन सा होता है? लॉजिक गेट में वो होता है XOR गेट, वो होता है XOR लॉजिक। उसमें क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक आपने ऑपरेट किया तो आउटपुट ऑन होगा, और दूसरा ऑपरेट नहीं किया तो आउटपुट ऑन ही रहेगा, और फिर आपने आगे जाके वो दूसरा स्विच ऑपरेट किया तो आउटपुट जो ऑन था वो ऑफ होगा। ठीक है, तो अगर आपने ये देखा नहीं होगा तो अपने यहाँ हर एक बोर्ड पे आपको इस तरीके से स्विच मिलेगा। तो एक बोर्ड से अगर आपने उसको ऑन किया तो आगे जाके जो दूसरा स्विच है जब वो ऑपरेट करोगे तो वो आउटपुट ऑफ होगा। वो जो लॉजिक है वो लॉजिक होता है ये वाला। और स्टेयरकेस वायरिंग में भी सेम लॉजिक होता है। और घर में भी हम यूज करते हैं कि जो रूम होती है, रूम में भी बोर्ड में आपको इस तरीके से स्विचेस मिलते हैं। एक जगह से आपने अगर फैन ऑन किया तो अगर आप बेड पे हो और आपको इधर नहीं आना है तो वहीं पे आपके साथ दूसरा एक स्विच होता है, जब वो ऑपरेट करोगे तो वो फैन ऑफ हो जाएगा। दैट इज नोन एज 2 वे स्विच एंड दैट लॉजिक इज XOR गेट। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट थिंक है कि आपके घर में हर एक के घर में एनर्जी मीटर होगा। ओके, एनर्जी मीटर होगा तो एनर्जी मीटर में सप्लाई कहाँ से आता है? MSEB से। बाहर एक पोल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां से वायर थ्रू अपने मीटर तक सिग्नल आता है, सप्लाई आता है। उसके बाद मीटर से वो सप्लाई कहाँ पे दिया जाता है? एनर्जी मीटर के बाद वो सप्लाई कहां पे कनेक्ट किया जाता है? क्या होता है? नाउअडेज वी यूज MCB होता है ना, MCB को दिया जाता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट MCB? MCB मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसका काम क्या है?
देखो ये एनर्जी मीटर, यहां से सप्लाई आया सप्लाई एजेंसी से, यहां से वो जो है वो हम देते हैं एमसीबी को, और फिर उसके बाद आपके घर में जितने भी सारे अप्लायंसेस हैं उनको वो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सपोज ये आ गया, यहाँ पे एक अप्लायंसेस है, यहाँ पे है, इस तरीके से बहुत सारे अप्लायंसेस है घर पे, और हर एक अप्लायंसेस को अपना एक डेडिकेटेड बोर्ड होता है, स्विच होता है, कि जब आप वो स्विच ऑपरेट करते हो तो वो पर्टिकुलर डिवाइस ऑन होगा या ऑफ होगा। उसके बाद आपने सारे डिवाइसेस ऑन किए या, और आपने ये आके ये एमसीबी ऑफ कर दिया तो क्या होगा, पावर ऑफ होगी। पावर ऑफ होने से क्या होगा, ये घर में जितने भी सारे अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आपका एक डिवाइस है, फर्स्ट डिवाइस, उसका स्विच आपने ऑन करके रखा है, फिर भी वो ऑफ होगा या ऑन, मैंने उसका स्विच ऑन रखा है तो वो ऑन ही रहेगा इन स्पाइट ऑफ आपने एमसीबी ऑफ कर दिया तो भी होगा ऐसा। इसका स्विच ऑन है और आपने एमसीबी ऑफ कर दिया तो ये छोड़ के बाकी सारे अप्लायंसेस ऑफ होंगे और ये ऑन ही रहेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एमसीबी इज द मेन सप्लाइंग एलिमेंट थ्रू विच ये सारे अप्लायंसेस को सिग्नल पास होता है। ठीक है, ओके। तो इसकी जरूरत क्या, हर एक अप्लायंसेस के पास अपना अपना एक स्विच है कि जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं वो स्विच से। तो ये एमसीबी की क्या जरूरत है, नहीं कनेक्ट किया तो भी चल सकता है ना, नहीं चलेगा। क्यों, हाय व्होल्टेज आलं का ट्रिप होतं, हाय व्होल्टेज आल्यानंतर ट्रिप नाही झालं तर काय होईल, इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट होईल, देयर विल बी द इमरजेंसी सिचुएशन। अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो इमरजेंसी सिचुएशन होगी, और अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और आपको ऐसी सिचुएशन में सारे अप्लायंसेस को इमरजेंसी ऑफ करना है और आपके घर में सपोज 15 अप्लायंसेस है तो आप क्या करोगे, टाइम कम है फिर भी आप इस बोर्ड, इसके पास जाओगे, इसका स्विच ऑफ करोगे, ये ऑफ होगा, इसके पास जाओगे, ये ऑफ करोगे, ये ऑफ करोगे, ये ऑफ करोगे, इंडिविजुअली ऑफ करोगे। लेकिन उस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में टाइम नहीं होता है, तो ये एमसीबी ब्रेक करने से सारे अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ऑटोमेशन में ये अरेंजमेंट की जाती है। तो उसमें होता क्या है, तो ये जो है ये दो स्विचेस यूज किए जाते हैं ऑटोमेशन में। तो ऑटोमेशन में ये दो स्विचेस है, तो इसको कहा जाता है स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन इसका मतलब क्या है, तो देखो ये प्रेसिंग हेड है, जब मैं इस हेड को प्रेस करता हूं तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ये इसके साथ कनेक्ट होगा तो जो सप्लाई यहाँ पे है वो यहाँ से इस साइड पास होना शुरू होता है, आगे पास होता है, और आगे जो कुछ भी लोड है उसे सिग्नल मिलता है और वो सिग्नल ऑन हो जाता है, जो सर्किट है वो इग्नाइट हो जाता है। ये जो है ये क्या काम करता है, मैंने अगर यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया तो ये बल्ब कब ऑन होगा, जब मैं इसे प्रेस करता हूँ। ये बल्ब स्टार्ट कब होगा, जब मैं इसे प्रेस करता हूँ। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्टार्ट पुश बटन। दैट मीन्स दिस पुश बटन इज यूज्ड टू स्टार्ट द डिवाइस। उसके बाद ये सेकेंड टाइप का बटन है, दैट इज नोन एज स्टॉप पुश बटन। ये स्टॉप पुश बटन का काम क्या है कि जब मैं इसे प्रेस करता हूं तो ये जो बाय डिफॉल्ट कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट होता है, और ये डिस्कनेक्ट होने से यहाँ पे अगर मैंने बल्ब कनेक्ट किया है तो वो बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। इट मीन्स दैट ये जो बटन है, दिस बटन इज यूज्ड टू टर्न ऑन द आउटपुट एंड दिस बटन इज यूज्ड टू टर्न ऑफ द आउटपुट। इसीलिए इसे कहा जाता है स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन। ऑटोमेशन में ये जो पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टॉप पुश बटन जो है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जब मैं इसे प्रेस करता हूं सिस्टम ऑन होगी, उसके बाद इसे प्रेस करोगे तो सिस्टम ऑफ होगी। अभी इसका यूज क्या है, तो इसका यूज ये है कि अपने पास सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है
बहुत सारे अप्लायंसेस, हेवी मशीन्स यूज हो रहे हैं। ये जो है ये प्रोडक्शन प्लांट है। ये प्रोडक्शन प्लांट्स में 3 फेज, सिंगल फेज बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम है और इस कंट्रोल रूम में यहाँ पे एक स्विच है ये, और ये दूसरा। ये जो है ये स्टार्ट और ये स्टॉप। अभी जब ये स्विच प्रेस किया जाता है तो ये सारा प्लांट जो है वो ऑन होता है। इसमें जो सारी मशीन है ये सारे मशीन्स ऑन हो जाते हैं। और ये प्रेस किया, ऑन हुआ। अभी क्या लगता है आपको, ये प्रेस करना मैंने छोड़ दिया, रिलीज किया, तो ये मशीन्स ऑन रहेंगे या ऑफ हो जाएंगे? हाँ, ये जो स्विच है, ये जो स्विच है, देखो ये स्विच है, मैंने ये ऑन किया और मैंने ये प्रेस करना छोड़ दिया। ये क्या है? ऑन ही है। लेकिन ये पुश बटन है क्या? नहीं, ये रॉकर स्विच है। पुश बटन का मतलब क्या है? जब तक आपने उसे प्रेस करके रखा है तब तक वो ऑन रहेगा। सपोज ये पुश बटन है, ये पुश बटन है, मैंने ये प्रेस किया, मतलब ये पुश करके रखा और मैंने छोड़ दिया, तो तुरंत ये क्या हो जाएगा? ऑफ। तो इस केस में मैंने अगर ये स्टार्ट पुश बटन यूज किया और मैंने ये प्रेस किया तो सारा प्लांट ऑन होगा। ये सारा प्लांट ऑन होगा। और मैंने अगर प्रेस करना छोड़ दिया तो प्लांट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसे सप्लाई मिलना बंद होगा। तो अभी ये जो है ये ऑटोमेशन इंडस्ट्री है। इस ऑटोमेशन इंडस्ट्री में मुझे क्या करना है कि जब मैं ये पुश बटन प्रेस करता हूँ सारा प्लांट सिस्टम ऑन होगी। जैसे ही मैं रिलीज करता हूँ ये ऑन का ऑन ही रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें लैडर डायग्राम डिजाइन करनी होती है और वो लैडर डायग्राम को कहा जाता है लैच। उसे हम कहते हैं लैच। तो उसके लिए क्या करना है? सिंपल, कौन सा बटन है ये? पुश बटन। कौन सा पुश बटन? स्टार्ट पुश बटन। अभी ये स्टार्ट पुश बटन में ये जो है ये इसकी कौन सी पोजीशन है? नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन में हमें क्या दिख रहा है? ये जो दो कॉन्टैक्ट है ये क्या है? ओपन है। तो इसको अगर मुझे लैडर डायग्राम में सिंबलिकली यूज करना है, इंस्ट्रक्शन यूज करनी है इसके लिए, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करोगे? ये वाली। ठीक है ना? ये बाय डिफॉल्ट ये दोनों कॉन्टैक्ट कैसे हैं? ओपन। तो आपको इसको इंस्ट्रक्शन में ओपन ही रखना है। तो मैंने ये यूज किया स्टार्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो स्टॉप पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन में क्या हो रहा है? ये दोनों कॉन्टैक्ट्स क्या है? बाय डिफॉल्ट कुछ किए बिना ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और सप्लाई को पास कर। तो मतलब इसको अगर मुझे इंस्ट्रक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी दिस, दैट इज चेक फॉर जीरो इंस्ट्रक्शन will be used to represent this type of push button. ओके, तो वो कैसे करते हैं? ये स्टार्ट पुश बटन, उसके सीरीज में ये स्टॉप पुश बटन। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे यूज होती है मेमोरी बिट। मेमोरी बिट हमने मेमोरीज के इनपुट डेटा मेमोरी के 3 टाइप्स है। एक है इनपुट मेमोरी, आउटपुट मेमोरी एंड थर्ड है मेमोरी बिट। अभी ये मेमोरी बिट का काम क्या है? सिर्फ स्टेटस को क्या करना? होल्ड करके रखना, स्टोर करके रखना। वो किसी भी आउटपुट को पास नहीं करता है, इंटरनल मेमोरी में उसे स्टोर करके रखता। तो जब मैं ये प्रेस करूंगा, ये बटन मैंने प्रेस किया तो ये क्या हो जाएगा? कनेक्ट। ये कनेक्ट होते ही यहाँ का सप्लाई इससे इस साइड आ जाएगा। ओके, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो ये सप्लाई को यहाँ पे रोक के रखेगा क्या? नहीं, वो सप्लाई इस साइड पास हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज? इसमें पास होगा। ये जो मेमोरी बीट है वो मेमोरी बीट का स्टेटस क्या हो जाएगा? 1। अब मैंने अगर सपोज यहाँ पे लिखा M0.0 तो वो इस एड्रेस में जाके क्या स्टोर कर देगा? 1। अभी ये M0.0 का स्टेटस 1 कब तक रहेगा? जब तक इसको यहां से सप्लाई मिलना कंटिन्यू रहेगा।
और इसको यहाँ से सप्लाई मिलना कंटिन्यू कब तक रहेगा, जब तक ये इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, क्लोज। और इज इट पॉसिबल कि ये 24/7 कोई पर्सन उसे प्रेस करके रखेगा? ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक दूसरी अरेंजमेंट करनी है कि ये जो मेमोरी बिट है, इसको जो मिलने वाला सप्लाई है, मैंने अगर स्टार्ट पुश बटन रिलीज कर दिया तो ये पाथ जो है वो क्या हो जाती है, ब्रेक, यहां से सप्लाई जाना बंद होता है। तो मुझे क्या करना है, इसको सप्लाई अगर देना जारी रखना है तो मुझे इसको अल्टरनेट एक पाथ बनानी पड़ेगी, और अल्टरनेट पाथ मतलब पैरेलल पाथ। तो मैं ये पैरेलल पाथ ऐसे यहां पे बना दूं, इसको सप्लाई इस साइड से और इस साइड से भी जाएगा। ओके, अभी मैंने अगर वो पैरेलल पाथ इस तरीके से रखी तो ये स्टार्ट बटन आपने प्रेस किया क्या और नहीं किया क्या, ये कंटिन्यू पाथ होने से यहां से सप्लाई जाना कंटिन्यू रहेगा। मुझे वो भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इनिशियली जब मैं स्टार्ट पुश बटन प्रेस करता हूं तो ही इसे सप्लाई मिलना चाहिए, और मैंने स्टार्ट बटन रिलीज किया तो यहां से जाने वाला सप्लाई बंद होगा और यहां से वो सप्लाई कंटिन्यू रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसे कहा जाता है लैच। तो उसके लिए क्या करना है कि मुझे जो आउटपुट का सप्लाई कंटिन्यू रखना है, मतलब मुझे इस आउटपुट का सप्लाई कंटिन्यू रखना है, मतलब M0.0 में जो 1 है वो 1 कंटिन्यू रखना है, तो वो एड्रेस यहां पे दे दो। अभी क्या होगा, अभी इनिशियली मैंने कुछ नहीं किया, इनिशियल पोजीशन स्टार्ट पुश बटन प्रेस नहीं किया है, स्टॉप पुश बटन भी प्रेस नहीं किया है। तो सिस्टम का जो लैडर डायग्राम है, लैडर डायग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो इस केस में अभी M0.0 का स्टेटस जो है वो क्या है, 0। अभी ये 0 यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे आने से ये जो इंस्ट्रक्शन है ये ओपन रहेगी या क्लोज होगी, ओपन ही रहेगी, कंडक्ट नहीं करेगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ, इसको प्रेस किया तो ये हो जाएगा क्लोज, तो इसको प्रेस करते ही ये जो है ये हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो सप्लाई यहां से मूव होना शुरू होगा। अभी तक देखो ये ओपन ही है, सप्लाई यहां से ट्रांसफर होगा, जैसे ही ये यहां पे पहुंचेगा M0.0 का स्टेटस क्या हो जाएगा, 1। वो M0.0 का स्टेटस कौन चेक कर रहा है, ये जैसे ही वो 1 होगा लैडर डायग्राम में ये भी क्लोज हो जाएगा। अभी ये क्लोज हुआ तो मैंने अभी तक स्टार्ट बटन प्रेस करके ही रखा है, तो सप्लाई अभी यहां से भी जा रहा है, और ये क्लोज होने से सप्लाई यहां से भी जा रहा है। समझ में आ रही है ये चीज? ओके, अभी तक मैंने स्टार्ट बटन प्रेस करके ही रखा है। अभी ये M0.0 को जो सिग्नल है वो यहां से भी पास हो रहा है और यहां से भी पास हो रहा है। अभी यहां से पास क्यों हो रहा है, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन क्या हो गई है, क्लोज। ये इंस्ट्रक्शन क्लोज क्यों हुई है, क्योंकि M0.0 क्या है, 1। M0.01 क्यों है, बिकॉज ये क्लोज है। अभी मैं क्या करता हूं, इस स्टार्ट पुश बटन को रिलीज कर देता हूं। स्टार्ट पुश बटन को मैंने रिलीज किया, रिलीज करते ही क्या होगा, ये हो जाएगा ओपन, यहां से सप्लाई जाना हो जाएगा बंद, लेकिन यहां से सप्लाई जाना रहेगा जारी। क्यों, क्योंकि ये M0.01 है इसीलिए ये क्लोज है, और ये क्लोज है इसीलिए ये 1 है। इसका मतलब है M0.0 की पोजीशन और इसकी पोजीशन एक दूसरे में क्या हो गई, लॉक। इसे कहते हैं लैच, इसे कहते हैं लैच। अभी जब तक ये क्लोज है तब तक ये 1 है, और जब तक ये 1 है तब तक ये क्लोज है, और ये जो है इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते। ये हमने सिर्फ लैडर डायग्राम में एक वर्चुअल इंस्ट्रक्शन यूज की है, जिसको हमने इंटरनल मेमोरी का स्टेटस दिया है, और वो इंटरनल मेमोरी का जो स्टेटस है उस बेसिस पे ये क्लोज हुई है। हम उसे फिजिकली मैन्युअली उसे क्लोज का ओपन नहीं कर सकते। अभी मुझे ये M0.0 को ऑफ करना है, या फिर अभी देखो ये 1 हुआ, अभी ये 1 मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया M0.0 यहाँ पे दिया। अभी इसमें क्या होगा, जब ये 1 होगा ये क्लोज हुआ, सेम वे ये भी क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज होने से इस नेटवर्क में भी सप्लाई यहां से यहां पे आ जाएगा,
और आपका जो प्लांट है उसमें सपोज 100 मशीन्स है, तो सारे 100 मशीन का नेटवर्क ऐसे आएगा, ये ऐसे नेटवर्क आप इंप्लीमेंट करोगे। 100 नेटवर्क्स है, अभी ये मशीन 1 है, इस मशीन 1 को ऑन होने के लिए कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन यहाँ पे प्लेस होगी, लेकिन इसको मेन सप्लाई जो है वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। अभी 100 मशीन्स है, प्लांट अच्छे से चल रहा है। अभी देखो मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया, ये M0.01 हुआ, वो 1 यहाँ पे आया, मैंने स्टार्ट बटन रिलीज कर दिया, वो 1 का 1 ही रहा, ये 1 यहाँ पे भी आया, ये सप्लाई इस साइड आया। ये मशीन्स अपने अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ऑन ऑफ होते रहेंगे। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली ये सब ऑपरेट हो रहा है। अभी स्टार्ट पुश बटन रिलीज किया हुआ है, फिर भी इसको सप्लाई मिलना कंटिन्यू कैसे है, बिकॉज ऑफ दिस लैच। ओके ओके, अभी एक इमरजेंसी सिचुएशन आई कि इमरजेंसी सारे प्लांट को शट डाउन करना है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि ये जो 100 मशीन से उसके पास जाके ऑफ करना। तो क्या करेंगे हम, ये स्टॉप बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल रूम में ये बटन प्रेस किया, ये बटन प्रेस करते ही लैडर डायग्राम में ये हो जाएगा ओपन। ये ओपन होते ही जो सप्लाई M0.0 को मिलता था, मतलब M0.0 का जो स्टेटस 1 था, वो स्टॉप बटन प्रेस करते ही ये क्या हो जाएगा, 0। ये 0 हुआ, ये हो जाएगा ओपन। ये 0 हुआ, ये हो जाएगा ओपन। और ये ओपन होने से ये जो मशीन्स है, इनको जो यहाँ से सिग्नल मिल रहा है, वो सिग्नल मिलना हो जाएगा बंद, और ये सारे मशीन्स हो जाएंगे इमीडिएटली शट डाउन। इसे कहते हैं इमरजेंसी स्टॉप। ठीक है, ऑटोमेशन सिस्टम में ये लैच नेटवर्क हर एक डिजाइन के लिए कंपल्सरी यूज किया जाता है, बिकॉज ऑटोमेशन सिस्टम में स्टार्ट करने के लिए ग्रीन स्विच, स्टॉप करने के लिए रेड स्विच कंपल्सरी यूज किए जाते हैं। और इनको लैच करने के लिए ये नेटवर्क पहला नेटवर्क होता है व्हाइल डिजाइनिंग द लैडर डायग्राम। क्लियर? तो इसको हम सारे प्लांट का पावर सर्किट कह सकते हैं, बिकॉज इसी नेटवर्क की वजह से सारे मशीन्स को पावर मिलती है, और इसी नेटवर्क की वजह से सारे मशीन को पावर मिलनी बंद भी होती है। तो इसीलिए हम इसको पावर सर्किट कह सकते हैं, एंड विच इज बेसिकली लैचिंग एंड अनलैचिंग या फिर सीलिंग नेटवर्क। कुछ डाउट इसमें? यस, वेरी गुड, यही तो क्वेश्चन चाहिए था कि अगर मैंने वो स्विच यूज कर लिया तो वो फर्स्ट लैडर नेटवर्क, लैचिंग, ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं थी। पुराने जमाने में देखो, MCB के पहले एक ऑन ऑफ स्विच था, याद है? एक मेन स्विच था, आप लोगों ने देखा होगा या नहीं पता नहीं। तो एनर्जी मीटर के बाद जो MCB था, उसके पहले कुछ 10 साल पहले वो एनर्जी मीटर के बाद जो अभी MCB है, उसकी जगह एक मेन स्विच होता था। मेन स्विच होता था, वहां पे स्विच होता था। तो अगर मुझे कुछ ऑफ करना है तो मैन्युअली उस स्विच को मुझे ऑन ऑफ करना होता था। अभी जब मैं वो स्विच को ऑन करूंगा तो ऑन करने के बाद होता क्या था कि वो स्विच कनेक्ट होता है और उसमें से जो है वो करंट पास होना, हेलो, कौन बोल डिपार्टमेंट
ओके, जब ये मेन स्विच, देखो ये मेन स्विच का स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, ये करंट जो है वो ऐसे आता है, फिर उसके बाद वो आगे पास होता है। जब ये स्विच को ऑन किया जाएगा तो ये जो स्विच है ऐसे क्लोज हो जाता है और इसमें से करंट पास होना कंटिन्यू रहता है। अभी यहाँ पे घर में अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है या फिर हम कहेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो सिग्नल यहाँ पे घर में यूज होती है, पावर जो यूज होती है, उसमें से करंट पास होता है, फिर वो कंटिन्यूअस कनेक्शन जो है वो यहाँ पे होता है और वो कुछ डिवाइसेस हेवी करंट ड्रॉ करते हैं, कुछ डिवाइसेस में शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो सारा जो लोड है वो किस पे आता है, इस पे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस उसको पास करते रहता है। और वो लोड आने से ये जो स्विच है, ये स्विच आपने अगर आज इंस्टॉल किया तो एक 8 दिन के बाद ये स्विच बर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ दी हेवी या फिर हाई करंट रेटिंग, ये बर्न हो जाता है, दूसरा स्विच रिप्लेस करना होता है और फिर दूसरा स्विच फिर से 8 दिन के बाद फिर से बर्न होता है, क्योंकि इसमें से कंटिन्यूअस करंट फ्लो होता है और ये कंटिन्यूअस करंट फ्लो की वजह से ये रेगुलरली डैमेज होता है। अभी इसमें ये प्लांट है, ये प्लांट में सपोज 50 मशीन्स है, कुछ मशीन सिंगल फेज है, कुछ मशीन 3 फेज है, तो वो जो सारे मशीन्स है, ये सारे मशीन्स 24/7 काम करने वाले हैं। और मैंने अगर इस पुश बटन की जगह ऐसा स्विच यूज कर लिया तो होगा क्या कि जो 24/7 जो मशीन ऑपरेट हो रहा है, प्लांट ऑपरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं इसकी जगह जो मैंने स्विच यूज किया है उस स्विच पे वो लोड आएगा और होगा क्या, कंट्रोल रूम में हमें उस स्विच को रेगुलरली चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद वो स्विच की वजह से अपना जो पीएलसी है, क्योंकि ये जो स्विच है ये स्विच डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पीएलसी से, तो अगर मैंने ये स्विच यूज किया तो हेवी करंट, कंटिन्यूअस करंट रेटिंग की वजह से, कंटिन्यूअस ऑपरेशन की वजह से, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग कंडीशन की वजह से ये स्विच पीएलसी को हैम्पर कर सकता है, वो ना हो इसीलिए ये पुश बटन यूज होता है। क्योंकि जब ये पुश बटन प्रेस करेंगे सिस्टम ऑन होगी, रिलीज कर दोगे ये ओपन होगा, पीएलसी उससे आइसोलेट हो जाएगा, मतलब जो हजार्डस सिचुएशन है उससे पीएलसी जो है वो क्या होता है, आइसोलेट होता है। इसीलिए ये स्विच यूज नहीं होते हैं, पुश बटन्स यूज होते हैं। ओके, और एक चीज कन्वेयर बेल्ट पता है? यस। कन्वेयर बेल्ट, अभी ये कन्वेयर बेल्ट का काम क्या है, बेसिकली दिस कन्वेयर बेल्ट इज यूज्ड टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करवाना इस कन्वेयर बेल्ट की यू फंक्शन है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे यूज होती है मोटर, ठीक है। जब ये मोटर ऑन होगी, मोटर रोटेट होगी, वो मोटर कन्वेयर बेल्ट से कनेक्टेड है, फिर मोटर रोटेट होने से कन्वेयर बेल्ट मूव होना, रोटेट होना शुरू होता है और उसके ऊपर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रखा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, इस जगह से इस जगह ट्रैवल करना शुरू करेगा। ओके, अभी मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, ये जो है दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ए पॉइंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट, दिस इज बी पॉइंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट। नाउ ये कन्वेयर बेल्ट शुड स्टार्ट रोटेटिंग whenever there is object at point A, मतलब इस A पॉइंट पे या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट पे कुछ ऑब्जेक्ट होगा तो ही मोटर ऑन होनी चाहिए और कन्वेयर बेल्ट ऑन होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मोटर ऑन नहीं होगी, कन्वेयर बेल्ट ऑन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या नहीं ये सेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेंसर। मैंने यहाँ पे एक सेंसर लगा दिया S1। ये S1 का काम क्या है, दिस S1 इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है या नहीं एंड उस अकॉर्डिंगली वो सिग्नल शेयर करेगा पीएलसी एंड पीएलसी उस अकॉर्डिंगली कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, सेंसर ने सिग्नल भेजा पीएलसी को, मोटर ऑन हो गई, कन्वेयर बेल्ट ऑन हुआ।
अभी ये ब्लॉक जो है वो ट्रैवलिंग स्टार्ट करेगा फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ए टू बी। जैसे ही वो बी पे पहुंचेगा ये मोटर ऑफ होनी चाहिए, बी पे पहुंचेगा ये मोटर ऑफ होनी चाहिए। तो उसके लिए बी तक ये ऑब्जेक्ट पहुंचा है, ये सेंस करने के लिए मैंने यूज किया सेंसर 2। तो ये सेंसर 2 का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ सेंसर 2 इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड टू पॉइंट बी एंड एज सून एज दिस सेंसर 2 गिव्स सिग्नल, मोटर शुड बी टर्न ऑफ। ये मुझे अभी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना। कैसे करूं? अभी इसके लिए अभी हमने लैच भी पढ़ा, पुश बटन्स भी पढ़े। तो इसमें मैंने यूज किया है पुश बटन्स। ये स्टार्ट पुश बटन, ये स्टॉप पुश बटन। जब ये स्टार्ट पुश बटन प्रेस होगा सिस्टम ऑन होगी, सिस्टम ऑन होगी, कन्वेयर बेल्ट ऑन नहीं हो रहा है, सिस्टम ऑन होगी। इट मींस दैट सिस्टम इज रेडी टू परफॉर्म। फिर सिस्टम का ऑपरेशन कब शुरू होगा? जब S1 सिग्नल सेंस करेगा, ऑब्जेक्ट सेंस करेगा और पीएलसी को सिग्नल शेयर करेगा। फिर ये मोटर ऑन होगी और कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट होगा। उसके बाद बीच में अगर मुझे कहीं पे भी अगर सिस्टम को स्टॉप करना है तो जैसे ही मैं ये स्टॉप बटन प्रेस करता हूं, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो वो वहीं पे रुक जाएगा। ओके, तो पहले आपको क्या करना है? स्टार्ट और स्टॉप लॉजिक को पहले इंप्लीमेंट करना है, जो ये है। उसके बाद फिर ये सिग्नल यहाँ पे देना है और उसके बाद फिर ये हमने जो कंडीशन डिस्कस की है, ये कंडीशंस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो पहली कंडीशन क्या है? When start push button is pressed, system turns on. उसके बाद when object is detected at point A, motor turns on, object starts moving from A to B, and as soon as object reach to point B, motor turns off. यही आपको करना, ठीक है? ये ड्रॉ कर लो और कंडीशन लिख लो। अब तक हमने बहुत सारे थियोरेटिकल चीजें पढ़ ली। अभी उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली सिमुलेट करते हैं। तो सिमुलेशन करने से पहले आपको आपके डेस्क पे क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और कौन सा रिसोर्सेज क्या है और उस रिसोर्सेज में इस पर्टिकुलर पार्ट का क्या मीनिंग है, ये पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में हम उसको हैंडल करना शुरू करते हैं। तो आपका जो डेस्क है वो डेस्क के सामने आपको एक पीसी मिला है। दैट पीसी इज इंस्टॉल्ड विद द TIA पोर्टल। ये TIA पोर्टल का मतलब होता है टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। दिस इज द Siemens सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू डिजाइन द लैडर डायग्राम। तो ये T स्टैंड्स फॉर टोटली, I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। तो अपने यहाँ अपने पास वर्जन 13 एंड वर्जन 14 अवेलेबल है। आपके डेस्क पे, डेस्कटॉप पे आपको दिखेगा वर्जन 13 वर्जन 14 है। अभी Siemens जो है वो वर्जन 20 पे काम कर रहा है। अभी Siemens का मार्केट में जो वर्जन 20 आया हुआ है और वो 20 यूज हो रहा है। और अपने यहाँ भी लगभग एक 15 दिन के बाद या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के बाद अपने पास ये लेटेस्ट वर्जन भी अवेलेबल होगा, वर्जन 20। ओके, उसके बाद उसके साइड में यू हैव अ ट्रेनिंग किट। आपको एक ट्रेनिंग किट दिया गया है। इस ट्रेनिंग किट में यहाँ पे जो देखो लिखा है S7-1200, S7-1200 लिखा, देखो ऊपर क्या लिखा वहां पे S7-1200
टेस्ट किट। इसका मतलब है ये जो है ये ट्रेनिंग किट है which is used to learn the operation of S7-1200। उसके बाद उसके एग्जैक्ट नीचे आपको एक स्क्रीन प्रोवाइड की गई है। That screen is known as HMI screen, HMI। That HMI means human machine interface। स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे हमने सुबह एक लास्ट में एक न्यूमेरिकल देखा, याद है, कन्वेयर बेल्ट का। कन्वेयर बेल्ट मैंने ड्रॉ किया था, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे एक सेंसर प्लेस किया, एंड पॉइंट पे दूसरा सेंसर प्लेस किया, उसके साथ मोटर कनेक्ट की, वो हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया था। लेकिन ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे हम एक्चुअली उस सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। दैट इज नोन एज ह्यूमन मशीन इंटरफेस, और उसे हम स्कैडा सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बॉक्स है, दैट इज योर एक्चुअल पीएलसी। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ स्विच है, और वहाँ पे आपको 3 टर्मिनल्स कनेक्टेड है, 3 वायर्स कनेक्टेड है ग्रीन कलर। वो जो वायर्स है वो कौन सी वायर है? दैट आर लैन केबल। वो जो है वो क्या है? लैन केबल। और वो लैन केबल जिस पार्ट से कनेक्टेड है वो पार्ट को कहा जाता है लैन स्विच। वो जो है वो लैन स्विच। वो लैन स्विच का काम क्या है? तो सिस्टम के साथ जो अलग अलग डिवाइसेस हैं, उन सारे डिवाइसेस को इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे आपको जो है वो 3 स्विचेस दिखाई दे रहे हैं, 3 टर्मिनल्स है। तो वो 3 टर्मिनल्स किस के हैं? तो वो जो स्विच है वो स्विच 3 डिवाइसेस को इंटरफेस कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। पहला है ये HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, दूसरा है ये पीसी सिस्टम, और तीसरा आपको जो PLC दिया गया है वो PLC। ये 3 डिवाइसेस इस स्विच से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और वो जो ग्रीन कलर की केबल है दैट इज नोन एज लैन केबल। तो वो जो लैन केबल है, दैट लैन केबल इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो परसों हमने कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि देयर आर द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो 2 नेटवर्क प्रोटोकॉल से, एक है इथरनेट और या फिर प्रॉफीनेट एंड प्रॉफीबस। तो जो ये ग्रीन केबल है ये इथरनेट केबल है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को कहा जाता है प्रॉफीनेट। ये प्रॉफीनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो प्रॉफीनेट में है ये जो है ये प्रो मतलब प्रोसेस फील्ड नेटवर्क। This PRO stands for process, FI stands for field and this net stands for network. And Profibus लोगे तो process field bus। ये 2 प्रोटोकॉल्स है। और यहाँ पे हमने कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया है? प्रॉफीनेट प्रोटोकॉल। ओके, उसके बाद ये जो PLC है ये हमारा एक्चुअल PLC है। इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ब्रांड नेम, सीमेंस लिखा है। मैं जैसे जैसे डिस्कस करता हूँ प्लीज ऑब्जर्व भी करो जो स्ट्रक्चर में दिया है। यहाँ पे ब्रांड नेम है, यहाँ पे PLC का नंबर है S7-1200। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको कुछ LEDs दिखाई देंगी, ग्रीन कलर के LEDs है। तो वो जो ऊपर की LED की लाइन जो है दैट आर दी इनपुट LEDs। दैट मींस दैट LEDs रिप्रेजेंट्स दी इनपुट डिवाइसेस। जो इनपुट डिवाइसेस ऑन होगा तो वो LED ऑन होगा, ऑन रहेगा। अगर आपने इनपुट डिवाइस या फिर इनपुट स्विच ऑफ किया तो वो LED ऑफ रहेगा। जो नेक्स्ट लाइन है दैट नेक्स्ट लाइन इज आउटपुट डिवाइस। इट रिप्रेजेंट्स आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस अगर ऑन होगा तो वो LED ऑन रहेगा, आउटपुट डिवाइस ऑफ होगा तो LED ऑफ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है दैट इज सिग्नलिंग बोर्ड। That signaling board is responsible for communication between all the input devices and output devices with PLC। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ स्विचेस दिखाई देंगे, टॉगल स्विचेस है। और उन टॉगल स्विचेस के नीचे आपको एड्रेस भी दिया गया है 0.0, 0.1, 0.2 लाइकवाइज। तो वो जो स्विचेस है दैट स्विचेस आर इनपुट डिवाइसेस। तो वो जितने स्विचेस हैं वो सारे स्विचेस PLC के इस पार्ट में कनेक्टेड है। जो भी स्विचेस है दैट आर इनपुट डिवाइसेस, ऑल दैट इनपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर टर्मिनल।
और उसके साथ यहाँ पे 3-4 टर्मिनल्स है, दैट टर्मिनल्स आर फॉर पावर सप्लाई। इस पीएलसी को पावर सप्लाई भी रिक्वायर्ड है, तो पहले 3 टर्मिनल जो है वो पावर सप्लाई के लिए है, बचे हुए टर्मिनल जो है वो इनपुट डिवाइसेस को इंटरफेस करने के लिए। तो अभी सुबह मैंने जो एक स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि पीएलसी के 2 टाइप्स होते हैं, मॉड्यूलर पीएलसी, फिक्स्ड पीएलसी। तो फिक्स्ड पीएलसी में हमने एक चीज पढ़ी थी कि डिस्कस की थी कि जो फिक्स्ड पीएलसी है उसमें जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए जो मॉड्यूल है वो इंटरनल होता है, इनबिल्ट होता है। तो ये जो पीएलसी है, इन पीएलसीज के लिए इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो मॉड्यूल है वो इंटरनल है, इनबिल्ट है, दैट मींस इट इज मॉड्यूलर फिक्स्ड पीएलसी। हाँ, ये S7-1200 में एक फंक्शन ऐसा भी है कि इसे हम मॉड्यूलर भी बना सकते हैं बाय कनेक्टिंग अनदर मॉड्यूल्स। और ये जो पीएलसी है, ये पीएलसी मॉड्यूलर पीएलसी, ये S7-1200 वो है, S7-1500 ये है। इसमें ये जो है ये स्विचिंग टर्मिनल एंड पावर सप्लाई टर्मिनल, ये जो है ये सीपीयू, जैसे सीपीयू और उसी के साथ नेटवर्क स्विच, और उसके बाद ये जो दिख रहा है दीज आर द मॉड्यूल्स जो हमने कल डिस्कस किए थे। So this is these are the screws, यहाँ पे सारे इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये आउटपुट डिवाइसेस, ये एनालॉग इनपुट डिवाइसेस, ये एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ पे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। और इस पे यहाँ पे आपको टर्मिनल्स दिखाई देंगे, मतलब इसमें कितने टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था कि अगर एनालॉग डेटा है तो एनालॉग डेटा में कई डेटा को 4 बिट्स लगते हैं, कई डेटा रिक्वायर्ड 8 बिट्स, सम डेटा रिक्वायर्ड 16 बिट। तो उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो वो आप जब फ्री होंगे तो ये चेक करो कि यहाँ पे ये फर्स्ट जो है ये डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है, ये सेकेंड डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है, ये थर्ड एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है, ये फोर्थ एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल है। इसके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये जो है ये ET200SP, ये अलग तरीके का एक कंट्रोलर है जो इस कंट्रोलर की कैपेसिटी इंक्रीज करता है। मतलब ये जो कंट्रोलर है ये अलग प्रोसेस, सेपरेट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है और उसके सारे सिग्नल इसको देता रहता है। तो ये अलग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसे कहा जाता है। उसके साथ देखो ये जो है ये स्विचेस, इसके नीचे जो एड्रेसेस दिए हैं वो एड्रेसेस ही आपको यूज करने हैं। मींस मुझे अगर ये फर्स्ट स्विच यूज करना है तो इसके नीचे जो एड्रेस दिया है वही एड्रेस आपको लैडर डायग्राम में प्लेस करना है। अभी हमने एड्रेसिंग पढ़ते वक्त मैंने आपको बोला था कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस जिस टर्मिनल से कनेक्टेड है वो बीट जो है वो कंपलसरी लेना है, लेकिन आप बाइट नंबर चेंज कर सकते हो, लेकिन वो कब, जब आप प्रोफेशनल डिजाइन करोगे तब। ये अपनी जो है वो क्या है, ट्रेनिंग किट है। तो ये ट्रेनिंग किट में हमने क्या किया है, उसका बाइट नंबर भी कंफर्म कर दिया। तो यू आर नॉट अलाउड टू चेंज बाइट नंबर आल्सो, यू हैव टू कंपलसरी यूज सेम एड्रेस गिवन बिलो दैट पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एलईडीज दिखाई देंगी, रेड कलर के एलईडीज। दैट एलईडीज आर नथिंग बट द आउटपुट डिवाइसेस। तो आप अगर कहोगे कि मुझे बल्ब कंसीडर करना है, इसमें से किसी एक एलईडी को सिलेक्ट करो, बल्ब कंसीडर करो। आप कहोगे मोटर चाहिए, इसमें से किसी एक एलईडी को सिलेक्ट करो, मोटर कंसीडर करो। जब ये एलईडी ऑन होगा तो ऐसा अज्यूम करो कि वो मोटर ऑन हो। जब ये एलईडी ऑफ हुआ तो दैट मींस वहां पे अगर मैंने मोटर कनेक्ट की तो वो मोटर ऑफ हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी है। तो अभी आप ये जो इनपुट डिवाइसेस है वो कितने हैं काउंट करो। इनपुट डिवाइसेस कितने हैं, इनपुट डिवाइसेस आर 14 एंड आउटपुट डिवाइसेस कितने हैं, 8 और नीचे 2 है, देखो 10। एलईडीज कितने हैं, 10। तो इसका मतलब यहाँ पे IO डिवाइसेस टोटल कितने हैं, 24 IO डिवाइसेस। ठीक है, ओके। अभी उसके बाद 24 IO डिवाइसेस है। उसके बाद आपको ऊपर जो है यहाँ पे 2 बटन्स दिखाई दे रहे, दैट आर दी पोटेंशियोमीटर, दे आर एनालॉग इनपुट।
वो एनालॉग इनपुट है। उसके बाद आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, दैट इज एनालॉग आउटपुट। वहां पे हम आउटपुट डिस्प्ले पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो दो एलईडीज है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर में जो दो एलईडीज की लाइन है उसके बीच में कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है? CPU 1 2 1 4 AC / DC / RLY। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है CPU, इट मींस इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीमेंस में बहुत सारे PLCs हैं, दैट इज S7 300, S7 400, S7 1200, S7 1500। तो जब हम यहाँ पे CPU 1214 लिखते हैं, दैट मींस दिस CPU बिलोंग्स टू S7 1200 फैमिली। उसमें फिर 1200 में ये 14 नंबर का CPU है, तो दैट इज 1214। आफ्टर दैट ये जो है ये तीन अलग अलग एरियाज है। अभी यहाँ पे AC है, इसका मतलब है कि इसको जो इनपुट सप्लाई आप देने वाले हो, पावर सप्लाई जो दोगे, वो पावर सप्लाई मिलेगा AC। आपको इस PLC से AC सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए देखो आपका जो PLC है वो स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे DC लिखा होता तो इट मींस दैट यू आर नॉट अलाउड टू कनेक्ट इट विथ 240 वोल्ट AC। तो इसको आपको अगर DC लिखा है तो आपको यहाँ पे DC पावर सप्लाई ही कनेक्ट करना है। तो ये फर्स्ट एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स कि इस PLC को कौन से टाइप का पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। AC लिखा है तो यू हैव टू कंपल्सरी कनेक्ट इट विद AC। DC लिखा है तो आपको डायरेक्ट DC सप्लाई देना है। ओके, ये जो सेकंड पार्ट लिखा है, यहाँ पे लिखा है DC, तो ये पावर सप्लाई रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल मतलब क्या? हमने सुबह देखा कि मेरे पास सेंसर्स है, तो सेंसर्स के दो टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप? इस सेंसर जो आउटपुट देता है वो दो टाइप के आउटपुट्स देता है। पहला टाइप है डिजिटल आउटपुट, दूसरा है एनालॉग आउटपुट। तो अगर यहाँ पे DC लिखा है तो इट मींस दैट दिस PLC ओनली एक्सेप्ट्स DC टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल्स। एनालॉग टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है इससे हम एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस ही नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसके लिए हमें क्या करना है? जो एनालॉग सिग्नल दिया है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, फिर इस PLC को प्रोसेस के लिए अप्लाई करना। ओके, उसके बाद ये जो थर्ड पार्ट है, पहला पार्ट रिप्रेजेंट करता है इसका पावर सप्लाई, सेकेंड पार्ट रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन से टाइप का इनपुट सिग्नल एक्सेप्ट करेगा। ये थर्ड पार्ट क्या होगा? इसका आउटपुट कैसे होगा, ये जो आउटपुट जनरेट करने वाला है वो आउटपुट कैसे होगा। तो वो आउटपुट तीन तरीके से होता है। अगर यहाँ पे AC लिखा है तो इसका आउटपुट रहेगा AC टाइप, यहाँ पे DC लिखा है तो आउटपुट रहेगा DC टाइप, एंड RLY लिखा है तो ये आउटपुट AC भी हो सकता है, DC भी हो सकता है। ये इसका मतलब। तो ये तीन तरीके के रीजंस है। अभी इसके बाद ये CPU 1214 इस टाइप में बहुत सारे वर्जन्स हैं, मिनिमम 3 वर्जन्स होते हैं बेस्ड ऑन इट्स मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एरिया एंड स्पीड। तो उसके CPU का एक वर्जन होता है, CPU का एक वर्जन होता है। तो यहाँ पे आपका जो CPU दिया है उसमें ये जो पार्ट है, ये पार्ट में पहले आपको लिखा है S7 1200, उसके बाद एक बड़ा सा वर्जन नंबर लिखा है। वो वर्जन नंबर जो है वो इस PLC का वर्जन नंबर है। और जब आप सॉफ्टवेयर में इस PLC को कॉन्फ़िगर करोगे तो ये CPU के अंडर आपको 3 या 4 वर्जन्स मिलेंगे। तो उसमें से आपको ये जो वर्जन है वो वर्जन का CPU सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद यस तुम्हाला हे सगळं जे समजतंय, एवढे का तुम्हाला आता मी जर विचारलं समजा त्या बॉक्स मध्ये काय सांगितलं तुम्हाला माहिती आहे आता सांगताय? तुमच्याकडे नोट्स लिहिले, तुमच्याकडे वही नाही, काहीच नाही, कुठे तुमच्याकडे वही?
1 मीटर कोई हो गया Yes. अभी इसी के साथ आपको यहाँ पे 3 एलईडीज दिखाई देंगे, देखो स्ट्रक्चर पे। तो वो जो पहला एलईडी है वहां पे क्या लिखा है? रन स्टॉप। अभी ये एलईडी जो है, दिस इंडिकेटर इंडिकेट्स कि आपका जो पीएलसी है, दैट पीएलसी इज इन रन मोड और स्टॉप मोड, बिकॉज दिस पीएलसी वर्क्स इन 2 मोड्स, रनिंग मोड एंड स्टॉप मोड। रनिंग मोड मतलब क्या? जो आपने प्रोग्राम दिया है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है एंड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, दैट इज नोन एज रन मोड। एंड स्टॉप मोड मतलब क्या? एवरीथिंग इज स्टॉप एंड योर पीएलसी इज इन एडिटेबल मोड। अगर आपको प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड जो एलईडी है उसमें क्या लिखा है? एरर। अगर आपको पीएलसी में कुछ एरर्स है, कुछ हार्डवेयर एरर होगा, कुछ सॉफ्टवेयर एरर होगा या फिर कोई कनेक्शन एरर होगा, तो वो एलईडी ब्लिंक होगा। इट शोज कि देयर इज एरर इन समवेयर, या फिर इन हार्डवेयर और इन सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड जो है वो है MAINT, दैट इज मेंटेनेंस। तो वो जो LED है, that LED represents, when that LED is on, it means that PLC is under maintenance. PLC का कुछ मेंटेनेंस चल रहा है, that is represented by that LED. तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो एक बार आपके स्क्रीन पे देख लो, कोई पॉइंट अगर मिस हुआ होगा तो लेट मी नो, तो वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लगभग जो चीजें वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, अगर कुछ मिस हुआ होगा तो बता दो। डिजाइन करो और सॉफ्टवेयर में भी डिजाइन करो। तो सॉफ्टवेयर में हमें जो है वो डेस्कटॉप पे TIA वर्जन 14 करके आइकॉन है, वो आइकॉन को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, पहले समझ लो, बाद में फिर चीजें हम 1 बाय 1 करेंगे। इसके बाद ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद मेरी फर्स्ट स्टेप क्रिएट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद स्टेप नंबर 2 कॉन्फ़िगर डिवाइस। डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है। थर्ड थिंग, प्रोजेक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट, कॉन्फ़िगर डिवाइस। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के बाद लैडर प्रोग्राम डिजाइन करना। लैडर प्रोग्राम डिजाइन करना है। देन फोर्थ, कंपाइल करना। कंपाइल करने के बाद फिफ्थ स्टेप, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड एंड देन सिक्स्थ स्टेप, सिमुलेट करना। ये 6 स्टेप्स में हमें काम करना है। तो अभी वेरी फर्स्ट स्टेप, आपके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लो आपके नाम का, ताकि जो कोई भी प्रोग्राम्स आप बनाओगे वो सारे प्रोग्राम्स आपके उस फोल्डर में सेव रहेंगे, क्योंकि उसका हमें डॉक्यूमेंट भी बनाना है। डॉक्यूमेंट बनाना है और उसकी PDF जनरेट होती है और आपको
उसके बाद फर्स्ट स्टेप फॉलो करो, क्रिएट प्रोजेक्ट। वो आइकन ओपन करो, TIA वर्जन 14। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त आपको ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उसके बाद फर्स्ट लाइन जो है वो हाईलाइट होगी, उसमें आप आपके प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करो। यू कैन एडिट दैट पार्ट। कि फर्स्ट पार्ट प्रोजेक्ट नेम, सेकंड पार्ट वो प्रोजेक्ट कहां पे सेव होने वाला है वो बात है, उसको आपके फोल्डर के साथ लिंक कर दो। उसके बाद थर्ड ऑथर नेम है, कौन उस प्रोजेक्ट को बना रहा है वो मेंशन कर सकते हो। फोर्थ कमेंट्स में कुछ कमेंट्स लिख सकते हो कि ये प्रोग्राम किस रिलेटेड है। उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक कर दो। वो बाकी चीजें नहीं लिखी तो भी चलेगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यू हैव क्रिएटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। सेकेंड स्टेप हमें कॉन्फ़िगर डिवाइस में क्लिक करना है। जो आपको डिस्प्ले हो रही है विंडो, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर डिवाइस। कॉन्फ़िगर डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यू विल एंटर इनटू नेक्स्ट विंडो। उस विंडो में आपको जो है वो ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे ऊपर, शो ऑल डिवाइसेस, ऐड न्यू डिवाइस। और बाय डिफॉल्ट शो ऑल डिवाइसेस टैब जो है वो सिलेक्टेड है। हमें नीचे जाना है क्योंकि हमने अब तक कुछ भी डिवाइस ऐड नहीं किया है, इसीलिए आपको स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है। अभी आपको नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऐड न्यू डिवाइस। तो जैसे आप ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट मिलेगी कि कौन से डिवाइसेस आप ऐड कर सकते हो। देयर आर 3 डिफरेंट ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज कंट्रोलर, सेकंड वन इज कंप्यूटर, थर्ड इज HMI स्क्रीन। दिख रहे तीनों? ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन कंट्रोलर। तो कंट्रोलर पे सिलेक्ट करो। कंट्रोलर पे सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोलर्स के टाइप्स मिलेंगे, S7 300, S7 400, S7 1200, S7 1500 एंड डिफॉल्ट कंट्रोलर। अभी हमारा PXE कौन सा है? S7 1200। तो S7 1200 के साइड पे एक एरो है, देखो उस एरो पे क्लिक करो। जैसे आप उस एरो पे क्लिक करोगे आपको S7 1200 के अंदर जितने भी CPU है वो सारे CPU दिखेंगे। उसके बाद अभी हमें अपना CPU कौन सा है? CPU 1214 AC/DC/RLY, ये अपना CPU है, वो सिलेक्ट करो। उसके साइड में जो एरो है उस एरो पे क्लिक करो। उसके साइड में जो एरो है उस पे क्लिक करो। उसके बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें 3 अलग अलग CPU है। अपना CPU जो है वो सबसे अपडेटेड थर्ड वाला है। उस पे डबल क्लिक कर दो। तो क्या आप एक नई विंडो में एंटर करोगे। दैट मीन्स अवर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइस, ये स्टेप कंप्लीट हो गई। अभी आपके स्क्रीन में जो है, आपकी जो स्क्रीन है, दैट स्क्रीन will be divided into 2 parts। 2 अलग अलग पार्ट्स में वो स्क्रीन डिवाइडेड है। एक साइड में, एक तो लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा। आपने जो डिवाइस कॉन्फ़िगर किया है वो डिवाइस का रेप्लिका आपको दिखाई देगा। हमने कौन सा डिवाइस कॉन्फ़िगर किया? जो आपके सामने हार्डवेयर है, CPU PXE, वो हमने कॉन्फ़िगर किया। उसका सेम रेप्लिका आपको वहां पे दिख रहा है। उसको जूम इन करो।
आपको सारा स्ट्रक्चर जो आपके हार्डवेयर में है सारा स्ट्रक्चर वैसे ही दिखाई देगा। जूम इन करने के लिए उसको सिलेक्ट करो और स्क्रॉल करो, कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करो। सीपीयू को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करो और स्क्रॉल करो, वो जूम इन जूम आउट होगा। जैसे आप जूम इन करोगे आपको सेम रेप्लिका मिलेगा आपके लिए जो हार्डवेयर अवेलेबल है पोस्ट का, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज ऑब्जर्व करो, उसके साथ साथ कुछ स्लॉट्स दिख रहे हैं, स्लॉट्स है उसके साइड में एम्प्टी स्लॉट्स है, देखो वो एम्प्टी स्लॉट्स में हम इस तरीके के मॉड्यूल्स कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मींस वी कैन एक्सपांड दी IO टर्मिनल्स ऑफ दिस CPU, ठीक है। मुझे अगर IO टर्मिनल्स की कैपेसिटी बढ़ानी है तो हम उसको इस तरीके से मॉड्यूल से कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो अलग-अलग स्लॉट्स दिए गए। एंड IO टर्मिनल्स और IO मॉड्यूल्स आर कंपल्सरीली कनेक्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। ये CPU है, CPU के राइट साइड में जो स्लॉट्स है वहां पे कनेक्ट करने हैं, लेफ्ट साइड में जो स्लॉट्स है वहां पे IO मॉड्यूल्स कनेक्ट नहीं होते हैं। आपका जो हार्डवेयर है उसके लेफ्ट साइड में क्या कनेक्टेड है, देखो नेटवर्क डिवाइस या फिर PLC सॉरी पावर सप्लाई, वो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा व्हाइट एरो दिखाई देगा, उसको क्लिक करो, एक विंडो बाहर आएगी। आ गई व्हाइट एरो है बघा तिथे, तो बरोबर। तो कि जब उस एरो को क्लिक करोगे तो आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जो प्रोजेक्ट का नाम दिया है, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी प्रोजेक्ट ट्री आपको दिखाई देगी। पहले तो आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, उसके बाद आपने जो CPU इंस्टॉल किया है, कॉन्फ़िगर किया है, वो CPU मिलेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो प्रोग्राम ब्लॉक दिख रहा है, प्रोग्राम ब्लॉक। ओके, उस प्रोग्राम ब्लॉक के एरो पे क्लिक करो। प्रोग्राम ब्लॉक पे क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है क्या है, ऐड न्यू ब्लॉक एंड मेन OB1। तो ऐड न्यू ब्लॉक मतलब क्या कि आपने अगर ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया है और उसमें आपको कोई नया ब्लॉक ऐड करना है तो हमें यूज करना है ऐड न्यू ब्लॉक। एंड मेन OB1 मतलब क्या है, तो मेन ऑपरेशनल ब्लॉक 1। अभी तक हमने कोई भी ऑपरेशनल ब्लॉक क्रिएट नहीं किया है तो हमें यूज करना है मेन OB1 ऑप्शन। तो डबल क्लिक ऑन दैट। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, जो सेकंड साइड है वो सेकंड साइड पे आपको सेकंड साइड है, सेकंड साइड पे आपको प्रोग्रामिंग विंडो दिखाई देगी। किसी सिस्टम में लेफ्ट साइड में होगी, किसी सिस्टम में राइट साइड में होगी, इट डजंट मैटर। ठीक है, यहां तक आ गए। देखो ये इसके साइड में आपको इस तरीके से एक लैडर डायग्राम का स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके बाद उसके ऊपर अलग अलग सिंबल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे है चेक फॉर 1, चेक फॉर 0, आउटपुट फाइल, टाइमर, लाइक दिस। ओके, अभी हमें सिंपल प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम इज ये एक स्विच और ये एक आउटपुट। तो आपको यहाँ से चेक फॉर 1 इंस्ट्रक्शन पिक करनी है और इस लाइन पे प्लेस करनी है। वो करते वक्त एक चीज ध्यान में रखो, जैसे आप क्लिक करोगे इस लाइन पे छोटा सा एक बॉक्स आएगा। जब वो बॉक्स ग्रीन होगा तो ही रिलीज करो। अगर ग्रीन नहीं और आपने रिलीज किया तो वो ये लाइन को छोड़ के कहीं अलग जगह प्लेस हो जाएगा।
उसके बाद इस साइड में आउटपुट कॉइल है, ये आउटपुट कॉइल उठाओ और यहाँ पे प्लेस करो। हो गया? यहाँ तक आ गए सब? इनपुट आउटपुट। अभी उस इनपुट और आउटपुट जो इंस्ट्रक्शंस यूज की है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। थ्रू दैट क्वेश्चन मार्क वो इंस्ट्रक्शन आपसे पूछ रही है कि मुझे कौन से एड्रेस को एग्जामाइन करना है। तो आपको जो स्विच यूज करना है, इनपुट स्विच, सपोज आपको फर्स्ट इनपुट स्विच यूज करना है तो उसका एड्रेस है 0.0। तो आपकी ये जो डायग्राम है उस डायग्राम को जूम इन करो और आपको पहले स्विच का एड्रेस दिखाई देगा, देखो 0.0। उसको वहां से उठाओ और ये क्वेश्चन मार्क के ब्लॉक में प्लेस करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। यहां से एड्रेस उठाओ और वो एड्रेस इस क्वेश्चन मार्क के ब्लॉक में प्लेस कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये जूम इन करो, आपका एड्रेस मिल जाएगा। करो जूम इन। यस, कोई भी एड्रेस उठाओ। अगर आपको ये फर्स्ट स्विच यूज करनी है 0.0, लास्ट यूज करना है 0.7, हुआ? इनपुट के लिए ऊपर वाले एड्रेस, मतलब दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट के लिए उसके नीचे जो एड्रेसेस दिए वो यहाँ पे प्लेस करना। कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हो। इकडे आलं तिथपर्यंत ओके। अभी देखो जो इंस्ट्रक्शन है, प्लीज लिसन केयरफुली। जो इंस्ट्रक्शन है वहां पे आपको एड्रेस मिला है I0.0, जो भी एड्रेस आपने सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद उसके नीचे लिखा है टैग_1, यहाँ पे रहेगा टैग_2। तो वो जो है वो होती है लेबलिंग। अभी हमें वो टैग की जगह वहां पे लिखना है स्टार्ट बटन, वहां पे लिखना है स्टार्ट। तो क्या करो, इस इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इस इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक टेबल मिलेगा, उसमें रीनेम टैग ऑप्शन है, देखो रीनेम टैग इंस्ट्रक्शन। रीनेम टैग पे क्लिक करोगे तो आपको देखो ये हॉरिजॉन्टल विंडो मिलेगी और हॉरिजॉन्टल विंडो में यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है, वहां पे लिखो स्टार, वहां पे लिखो स्टार और यहाँ पे चेंज बटन है, एंटर प्रेस नहीं करना है। यहाँ पे चेंज बटन है वो क्लिक करो, यहाँ पे जो नाम दोगे वो टैग की जगह आ जाएगा। आ गया? सेव, इसको चेंज करो आउटपुट।
चेंज बटन पे क्लिक करें, एंटर लिख देना, आप अलग जगह हो गया यहाँ तक? ठीक है, अभी क्या हुआ कि जैसे हमने डिस्कस किया कि एड्रेस जो है एड्रेस कैसे करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, जिस टर्मिनल से इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है वही बीट चाहिए। अभी हमने क्या किया, जो आपने I0.0 ये एड्रेस सिलेक्ट किया, लेकिन उसके रिलेटेड जो इनपुट है वो I0.0 को नहीं, वो 5वें बीट को कनेक्टेड है। मतलब आपने एड्रेस क्या कर दिया, गलत। यानी जिस इनपुट डिवाइस से ये सिग्नल आने वाला है वो सिग्नल, वो सेंसर 5th बीट से कनेक्टेड है और आपने एड्रेस क्या दिया, 0th बीट वाला। अभी मुझे क्या करना है, वो 0th बीट से 5th बीट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस, ये रीनेम टैग किया था वही विंडो लेके आओ, उसके नीचे देखो रिवायर टैग है, रिवायर टैग है। रिवायर टैग पे आपको एड्रेस एरिया में एड्रेस चेंज करना है। I0.0 है, वो 0.0 की जगह 0.5 करो। हो गया यहाँ तक? मतलब आप टैग को रीनेम भी कर सकते हो, जो चाहिए वो लेबलिंग कर सकते हो। एड्रेस अगर गलत हो गया गलती से तो आपको वो एड्रेस चेंज इस तरीके से करना है। क्लियर? ओके, अभी थर्ड स्टेप इज कंप्लीटेड। हमने लैडर प्रोग्राम ड्रॉ कर लिया। अभी हमें चेक करना है कि ये लैडर प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं, दैट मींस कंपाइल। अभी इसमें कंपाइल एंड डाउनलोड दोनों प्रोसेस जो वो एक साथ होगी, कंपाइल एंड डाउनलोड। तो देखो आपके सिस्टम में ऊपर टैग नेम्स है, टैग्स है, तो उसमें देखो विंडो टैग है क्या, विंडो ऑप्शन, उसके नीचे आपको कुछ दो विंडोज दिखाई देंगे, दो ब्लॉक्स दिखाई देंगे, उसमें अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो है। तो उसमें से एक आइकन डाउनलोड का है, एक आइकन अपलोड का है। हमें यूज करना है डाउनलोड, तो उस पर डबल क्लिक कर दो। जैसे आप उस पर डबल क्लिक करोगे, पहले सिस्टम आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगी और उसके बाद डाउनलोड होगा। ओके, जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करोगे, आपके सामने एक विंडो आएगी जहां पे एक्सेल शीट जैसा कुछ दिखेगा। उसमें वो पूछ रही है या फिर आपको बताना है कि आपका ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किस पीएलसी में डाउनलोड करना है। तो उसके लिए नीचे एक बटन है देखो, स्टार्ट सर्च। तो जैसे आप स्टार्ट सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके नेटवर्क के साथ जितने भी पीएलसी कनेक्टेड है उनकी लिस्ट आ जाएगी। अपने यहाँ एक ही है, इसीलिए हमें जो नीचे जो टेबल दिया उसमें एक ही पीएलसी का डिटेल आएगा। होगा स्टार्ट सर्च पे वो सर्च करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। Zero compatible devices of one access to device. Zero compatible devices. हो जाएगा।